इस वीडियो में मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है और न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में और सरल भाषा में एक ही वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विस्कोसिटी क्या है। तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, मान लो कि आपके पास 2 कंटेनर है, एक में 1 लीटर पानी है और दूसरे में 1 लीटर हनी है। अब दोनों कंटेनर को उल्टा देते हैं, तो कौन सा कंटेनर पहले खाली होगा। मुझे पता है कि आपका आंसर होगा कि जो पानी का कंटेनर है वो पहले खाली होगा, हनी का कंटेनर है जो बाद में खाली होगा। इसका क्या कारण है? हनी का कंटेनर क्यों बाद में खाली होगा? क्योंकि जब हनी फ्लो करती है तो 2 लेयर के बीच ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है। इस कारण से क्या होता है कि हनी धीरे धीरे फ्लो करता है डांस करते हुए, और वाटर तेजी से फ्लो करता है। इसीलिए वाटर का जो कंटेनर है वो जल्दी खाली होगा और हनी का कंटेनर बाद में खाली होगा। अब सवाल ये है कि वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कौन सा फ्लूइड तेजी से फ्लो करेगा और कौन सा फ्लूइड धीरे से फ्लो करेगा। वो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का जो डेफिनेशन है, विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी व्हिच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ओवर अनदर लेयर। जो जब लिक्विड फ्लो करती है तो फ्लो तो लेयर में होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर मूव करता है। तो विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं थ्योरेटिकली। मान लीजिए कि आपके पास 2 प्लेट है, एक है लोअर प्लेट जो कि स्टेशनरी है और दूसरा है आपका अपर प्लेट जो कि मूव कर सकता है। और दोनों प्लेट के बीच में हमने एक लिक्विड रख दिया है, मान लीजिए कि वाटर। अब क्या है कि ऊपर वाले प्लेट को मान लीजिए कि हम पुल करते हैं, ऊपर वाले प्लेट को v0 वेलोसिटी से पुल करते हैं, मूव कराते हैं। तो क्या होगा? अब पानी भी फ्लो करने लगेगा। तो जब पानी फ्लो करेगा और चूंकि लोअर प्लेट स्टेशनरी है और अपर प्लेट मूव कर रहा है, तो जो फ्लो होगा, जो पानी का अलग अलग लेयर होगा, सारे लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो अगर हम फ्लो के डायरेक्शन को x माने और ऊपर वाले डायरेक्शन को y माने, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है अलग अलग लेयर का, सबका अलग अलग होगा। जो लेयर सबसे ऊपर है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और जैसे जैसे नीचे वाले लेयर पे हम आएंगे तो उसका वेलोसिटी कम होगा। और जब हम इस स्टेशनरी प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे, इस प्लेट के कांटेक्ट में जो लेयर होगा, सबसे नीचे वाला लेयर, वहां पे क्या होगा? फ्लूइड कंप्लीटली स्टेशनरी होगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन। अब यहां पे हम ये समझते हैं कि विस्कोसिटी कैसे ऑफर होता है 2 लेयर के बीच। तो मान लीजिए कि हम किसी फ्लूइड एलिमेंट PQ की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये PQ फ्लूइड एलिमेंट है, ब्लैक वाला। और ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, मान लीजिए कि इसका लेंथ हम मान लेते हैं डेल्टा y इसका लेंथ। अब इस फ्लूइड एलिमेंट में मान लीजिए कि हम 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, P पॉइंट की बात कर रहे हैं और Q पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि y डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी का ग्रेडियंट होगा। जो ऊपर वाला लेयर है वो तेजी से फ्लो करेगा और जो नीचे वाला लेयर है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, उसका वेलोसिटी कम होगा। तो इसी तरह से मान लीजिए कि P पॉइंट का वेलोसिटी Vx है तो Q पॉइंट का वेलोसिटी उससे ज्यादा होगा। तो Q पॉइंट का वेलोसिटी मान लीजिए Vx प्लस डेल्टा V है। अब ये है आपका फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। तो डेल्टा T टाइम में इस फ्लूइड एलिमेंट का डिफॉर्मेशन कैसे होगा? अभी ये हम कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ऊपर वाला यहाँ पे जो Q है, उसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है और जो नीचे वाला एलिमेंट P है उसका वेलोसिटी थोड़ा कम है। तो जब अगर ये मूव करेगा तो डेल्टा T टाइम में वो ऐसे मूव करेगा और ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाला एलिमेंट थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और नीचे वाला एलिमेंट थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो ये है आपका फाइनल पोजीशन डेल्टा T टाइम के बाद। वो हम दिखा रहे हैं P डैश और Q डैश।
ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, यही एंगल है आपका डिफॉर्मेशन। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, मान लीजिए कि ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत कम समय की बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल अल्फा होगा, तो यहां से अगर हम tan अल्फा निकालें, tan ऑफ दिस एंगल निकालें, तो tan अल्फा क्या होगा, मान लीजिए ये O है, तो tan अल्फा होगा आपका OQ डैश बाई OP डैश। tan अल्फा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो OQ डैश बाई OP डैश। अब OQ डैश क्या है, OQ डैश है जो फ्लूइड एलिमेंट जो थोड़ा आगे मूव कर गया है, वही डिस्टेंस है। मान लीजिए कि फ्लूइड एलिमेंट ऐसे मूव कर गया है, तो होना तो चाहिए था यहाँ पे इस फ्लूइड एलिमेंट को, इसको, लेकिन ये थोड़ा आगे निकल गया, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये जो OQ डिस्टेंस एक्स्ट्रा निकल गया है ये फ्लूइड एलिमेंट, वही है आपका OQ डैश। OQ डैश डिस्टेंस ज्यादा निकल गया है, वही है आपका OQ डैश। तो कितना ज्यादा निकलेगा डेल्टा टी टाइम में, तो इस फ्लूइड एलिमेंट का जो वेलोसिटी है वो डेल्टा वी से ज्यादा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा टी टाइम में, वो होगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा और डेल टी टाइम। तो OQ डैश आपका जो होगा वो डेल वी डेल टी होगा, डेल वी डेल टी। और OP कितना है, OP है आपका, OP डैश कितना है, डेल्टा वाई। तो ये हो गया tan अल्फा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो अल्फा और tan अल्फा दोनों बराबर हो जाएगा। सो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा अगर एंगल बहुत छोटा होता है। तो ये है आपका विस्कोसिटी का थ्योरी कॉन्सेप्ट। अब एक लॉ है जो विस्कोसिटी को बताता है, उस लॉ को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि जब दो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, तो उन दोनों लेयर के बीच एक शियर स्ट्रेस लगता है। वो कैसे लगता है, मान लीजिए कि ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है, तो अपर लेयर तो का वेलोसिटी ज्यादा है, वो आगे बढ़ेगा, लोअर लेयर भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो लोअर लेयर उसको पीछे खींचेगा, तो अपर लेयर पे जो है वो बैकवर्ड फोर्स लगेगा, और लोअर लेयर को अपर लेयर ड्रैग करेगा, तो अपर लेयर पे जो है वो फॉरवर्ड फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसी को कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो दो लेयर के बीच जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, डेल बाय डेल टी ऑफ डिफॉर्मेशन। डेल टी क्यों, डेल बाय डेल टी क्यों, क्योंकि हम रेट की बात कर रहे हैं, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा व्हाट इज फ्लूइड, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि रेट कहने का मतलब क्या है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, डेल बाय डेल टी ऑफ अल्फा, और हमने क्या कहा है कि अगर एंगल अल्फा बहुत कम है तो अल्फा tan अल्फा के बराबर होता है, तो डेल बाय डेल टी ऑफ tan अल्फा, और यहां पे हमने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दिया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो दो लेयर है वो बहुत एडजेसेंट लेयर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो डेल्टा y है वो बहुत कम है, उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस डिफाइन कर रहे हैं, इसी कारण से डेल्टा y टेंड्स टू 0 रखा है हमने। तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, और tan अल्फा हमने निकाला था, वो निकला था डेल्टा v डेल्टा t बाई डेल्टा y। अब ये डेल्टा t और dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा। तो आप जानते हैं, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लिमिट पढ़ा है, कैलकुलस पढ़ा है, तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा y जो होता है dv बाई dy। तो अब क्या हो गया, शियर स्ट्रेस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dy, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो जो dv बाई dy है वेलोसिटी ग्रेडियंट y डायरेक्शन में दो लेयर के बीच, इसको कहते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अगर आप ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू म्यू, जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद आया है, दैट इज इनटू dv बाई dy। और ये जो म्यू है इसको कहते हैं विस्कोसिटी, या इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। और जो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें, म्यू का यूनिट क्या होगा, तो म्यू क्या है, विस्कोसिटी है, दैट इज इक्वल टू टाउ बाई dv बाई dy। हर पैरामीटर का अगर हम यहाँ पे यूनिट डालें तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड,
और y है डिस्टेंस, तो ये है मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, तो पास्कल इंटू सेकेंड। तो विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज पास्कल सेकेंड। अगर हम CGS यूनिट में बात करें, ये तो आपका ऐसा यूनिट था, अगर हम CGS यूनिट में बात करें तो इसको कहते हैं फोर्स हो जाएगा डाइन में और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा पॉइस। तो CGS यूनिट में इसका यूनिट होता है पॉइस, और 1 पॉइस होता है 0.1 पास्कल सेकेंड के बराबर। अब एक दूसरा विस्कोसिटी भी होता है जिसको हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये सिंपली डिफाइन होता है जो हमने डायनामिक विस्कोसिटी डिफाइन किया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू डिफाइन किया है, उसको अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और उसको डिनोट करते हैं न्यू से, इसको कहते हैं न्यू। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और CGS में इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्टोक। तो अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि जो स्ट्रेस होता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। तो अगर आप टाउ और du/dy या dv/dy को अगर प्लॉट करें तो टाउ/dv/dy क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं म्यू। तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो इसका रेशियो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा विस्कोसिटी, तो इस रेशियो को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो इस तरह के फ्लूइड को, जो फ्लूइड इस तरह का बिहेवियर को शो करता है, उस तरह के फ्लूइड को कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है वाटर, एयर, ऑयल, मरकरी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको तीनों चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।